So, hello everyone. In this video, we'll see what is the measure of dispersion. Basically, why do we need a measure of dispersion? ठीक है, हम ये चीज़ को देखेंगे. इसके पहले वीक तक हमने ये देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है. ठीक है, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें ये पता चला था कि किसी भी डेटा सेट का एक सेंटर वैल्यू क्या है, एक कि हमें ये बताता है कि बेसिकली वो सेंटर वैल्यू एक वो वैल्यू होती है जो उस डेटा सेट का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है, बट हमें एक मेजर ऑफ डिस्पर्सन की ज़रूरत क्या पड़ी, तो हम इस दो डेटा सेट के एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला डेटा सेट हमारे पास है 3 3 3 3 5 टाइम्स 3 है. फिर दूसरे पास जो दूसरा डेटा सेट है वो है 1 2 3 4 और 5. ठीक है, अब हम आगे इसको समझने की कोशिश ये करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे इनका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है दोनों डेटा सेट के लिए. ठीक है, हमें पता है मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन क्या होता है, हमें पता है एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द एक्स आई डिवाइड बाई एन. तो इस केस में मीन क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 5. सो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 जो कि 3 है. तो हमारा मीन पहले डेटा सेट के लिए 3 आ गया. दूसरे डेटा सेट के लिए हम करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 जो कि 5 ऑब्जर्वेशन है. तो इसका मीन हमारे पास हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 जो कि 3. ठीक है, तो दूसरे डेटा सेट का भी मीन हमारे पास 3 आ गया. अब हम देखेंगे मीडियन. मीडियन के लिए पहला कंडीशन होता है कि हमें डेटा सेट अरेंज करना होता है. अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों डेटा सेट पहले ही अरेंज्ड है, 3 3 3 3 3 वो सारे सेम है, तो हम उसको लिख सकते हैं. दूसरे डेटा सेट पहले 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास n कितना है, 5 जो कि ऑड है. तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमें जैसे पता है n प्लस 2 बाई 1th ऑब्जर्वेशन. तो इस केस में क्या हमारा 5 प्लस 1 बाई 2, इसका मतलब 6 बाई 2, इसका मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या इधर 3 है, डेटा सेट 2 में भी थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है. तो इस केस में मीडियन भी 3 हो गया. ठीक है, पहले डेटा सेट के लिए मॉड क्या है, 3 एक ऑब्जर्वेशन है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली वही एक ऑब्जर्वेशन है जो पूरे डेटा सेट में है, तो मॉड 3 हो जाएगा. दूसरे डेटा सेट में हमारा सारा ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक बार आया, तो मॉड अवेलेबल नहीं है. ठीक है, अगर हम इस केस में देखें, ठीक है, तो अगर हम तुरंत एक अगर केवल सेंट्रल टेंडेंसीज को देखें तो मीन दोनों डेटा का सेट का सेम है, मीडियन दोनों डेटा सेट का सेम है. तो हम यहाँ पे हमारा एक पहला इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मीन एंड मीडियन दोनों डेटा सेट के लिए सेम है, तो मैं कहूँगा कि दोनों डेटा सेट सेम है. बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है हम देखेंगे. तो इसको हम पहली बात हम इस डिफरेंस जो डिफरेंस है, एक्चुअली पहले डेटा सेट का था 3 3 3, ये एक्चुअल डेटा सेट था. दूसरा एक्चुअल डेटा सेट था 1 2 3 4 5. ठीक है, मीन मीडियन दोनों डेटा सेट का सेम था, बट एक्चुअल में ये दोनों डेटा सेट डिफरेंट है. तो इस डिफरेंस को हम एक क्वांटिटेटिव वे में डिफाइन करने के लिए हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन का यूज करते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. पहला अमाउंट ऑफ वेरिएशन. अमाउंट ऑफ वेरिएशन को हम स्प्रेड भी कह सकते हैं, मतलब इस डेटा सेट में कितना वेरिएशन है, इस डेटा सेट में कितना वेरिएशन है. ठीक है, हम इसके थ्रू डेटा सेट कैसे डिफरेंट है ये जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है क्या. ठीक है, तो वो जो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स है, जो मेजर्स है वो मेजर्स को हम नॉर्मली मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ वेरिएशन और मेजर्स ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं. तीनों का नाम एक ही है. ठीक है, अब अगले में हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं एक्चुअली. ठीक है, तो हम इस स्टैट्स 1 कोर्स में कौन कौन से मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को पढ़ने जा रहे हैं. पहला है रेंज. ठीक है, दूसरा है वेरिएंस. वेरिएंस क्या है, एक्चुअली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन है. ठीक है, वेरिएंस जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड
मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है। अगला आता है वेरिएंस के बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस में पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हम पढ़ेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज के पढ़ने से पहले हमें परसेंटाइल को जानने की जरूरत होगी, बट हमें ये 4 जो हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं रेंज होता क्या है। जैसे कि अगर आप नाम को ध्यान से देंगे, रेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा सेट हो उसकी डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का। ठीक है। तो रेंज का डिफिनीशन, फॉर्मल डिफिनीशन ये है कि रेंज ऑफ अ डेटा सेट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन इट्स लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। हम इसका बेसिक फॉर्मूला है कि जैसे डिफिनीशन से देख सकते हैं कि डिफरेंस किसका, लार्जेस्ट मीन्स मैक्स, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम ऑब्जर्वेशन। यहाँ मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, मिन का मतलब है मिनिमम, राइट। ठीक है, सॉरी ये नहीं रहेगा। तो रेंज, जैसे अगर मेरे पास कोई डेटा सेट है, लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या पता चला, हमारा रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम क्या है 5 माइनस मिनिमम क्या है 1, तो रेंज इस डेटा सेट का 4 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, हम चूंकि इन दोनों डेटा सेट के लिए अभी देखेंगे। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रेंज जो है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा बहुत और भी चीजें बताता है। ठीक है। मतलब जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा, सेंटर पॉइंट के अलावा हमें और भी चीजें बताता है। जैसे हम इस दोनों डेटा सेट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डेटा सेट 1 क्या है 3 3 3 3 3, डेटा सेट 2 क्या हमारा 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम क्या है। इस केस में मैक्सिमम 3 है, इस केस में मैक्सिमम 5 है। ठीक है। पहले डेटा सेट के केस में मिनिमम, चूंकि हमारे सारे ऑब्जर्वेशन सेम ही है, तो मिनिमम और मैक्सिमम 3 ही होगा। जबकि दूसरे डेटा सेट का मिनिमम क्या हो गया 1 हो गया। अब रेंज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है। तो इस दोनों डेटा सेट का देखा जाए, ठीक है, तो रेंज क्या हो गया 3 माइनस 3 0। इस दोनों सेकेंड डेटा सेट के लिए रेंज क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 जो कि 4 है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में क्या था, हमें बस वो एक वैल्यू बताता, सेंटर पॉइंट के बारे में बता रहा था। जबकि इन दोनों डेटा सेट के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमने देखा था, तो हमें पता लगा था कि दोनों डेटा सेट सेम है। हमारा पहला इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, बट इन रियलिटी दोनों डेटा सेट सेम नहीं है। ठीक है। तो हमने पहला मेजर ऑफ डिस्पर्सन देखा, मतलब हम उस डिफरेंस को कैसे एक क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमने पहला देखा रेंज, फिर हम देखेंगे वेरिएंस, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो रेंज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि रेंज इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है। आउटलायर्स का मतलब ये है कि चूंकि रेंज क्या है, हमारा मिनिमम वैल्यू लेता है और मैक्सिमम वैल्यू लेता है। ठीक है। आउटलायर्स एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होता है, या तो एक साइड या तो एक साइड। ठीक है। वो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से वेरी फार होता है। ठीक है। तो इसलिए चूंकि रेंज क्या होता है मैक्स माइनस मिनिमम। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेंज क्या होता है मैक्स माइनस मिनिमम। ठीक है। और रेंज सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है। जैसे एक ऑब्जर्वेशन, आउटलायर्स मीन्स जो ऑब्जर्वेशन एक साइड काफी दूर हो, या तो मैक्सिमम के साइड या तो मिनिमम के साइड। ठीक है। तो अगर हम इसको इस एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, दूसरा डेटा सेट है 1 2 3 4 एंड 15। इस केस में क्या डिफरेंस है, केवल लास्ट ऑब्जर्वेशन का। बट अगर हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज के लिए हमें पहले क्या जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम की देखने की। तो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 5, दूसरे डेटा सेट का मैक्सिमम क्या है 15। ठीक है। मिनिमम देखा हमने 1 है, 1 है, दोनों सेट डेटा सेट का मिनिमम वैल्यू सेम है। फिर हमने देखा रेंज, इसका रेंज मैक्स माइनस मिनिमम क्या आ गया 4, इधर मैक्स माइनस मिनिमम कितना आ गया 14। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, एक आउटलायर्स की वजह से, एक एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से रेंज हमारा कितना वेरी कर रहा है। ठीक है। उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो चूंकि जैसा कि मैंने बताया, ये डेटा सेट ये दोनों डेटा सेट कैसे डिफर, केवल एक डेटा पॉइंट की वजह से डिफर कर रहे हैं। ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि जो रेंज है सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, वैल्यू रेंज की वैल्यू में काफी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अब ये आ क्यों रहा है, क्योंकि रेंज जो है केवल
मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द डेटा सेट लेता है, ठीक है। में आउटलायर्स इस साइड भी हो सकता है, लोवेस्ट बहुत -100 हमने ले लिया, ठीक है। तो 5 माइनस 100 105 हो जाएगा। तो इसीलिए रेंज काफ़ी सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो कि कहलाता है वेरिएंस, ठीक है। अब रेंज के रेंज में हमने केवल 2 ऑब्जर्वेशंस देखा था, मैक्सिमम और मिनिमम। वेरिएंस की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करता है जब भी हम वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस अब हम निकालने के लिए पहली चीज़ ये करते हैं कि वेरिएंस बेसिकली करता क्या है, मेजरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा सेट। इस केस में हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं डेविएशन ऑफ द डेटा वैल्यूज फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास डेटा वैल्यूज है, लेट्स से x1, x2, x3 अप टू लेट्स से xn, ठीक है। ये मेरे पास डेटा वैल्यूज हैं। सेंट्रल वैल्यू मतलब इसका मीन क्या हो गया, x बार, ठीक है। तो हम पहले क्या देखें, इनका डेविएशन ऑफ द डेटा वैल्यूज फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। तो हम इसमें देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, xn माइनस x बार, ओके, ठीक है। बट एक चीज़ ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इस केस में इसका मीन क्या था, हमने निकाला था 3, ओके। तो अब डेटा वैल्यूज का डिफरेंस फ्रॉम इट्स मीन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3। तो ये सपोज एक्साइज है, तो ये xi माइनस x बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, डेविएशंस है हर ऑब्जर्वेशंस का, बट हमें एक एग्रीगेट वैल्यू देनी पड़ेगी उस वेरिएंस को डिफाइन करने के लिए। तो एक भी ये है कि हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा एग्रीगेट वैल्यू 0 आ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो हम इसके लिए हम केवल ऐड नहीं कर सकते, हम ऑल समेशन ऑफ ये हम समेशन ऑफ xi माइनस x बार नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है पॉपुलेशन वेरिएंस, दूसरा आता है सैंपल वेरिएंस। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इस फॉर्मूले में देखा जाए, पॉपुलेशन वेरिएंस में म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। जैसा कि अगर हमने पिछली स्लाइड में देखा जाए तो हमने क्या किया कि xi माइनस x बार किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डेविएशंस का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर हम इसको ऐड करेंगे, ओके। तो इस केस में क्या है कि x1 मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है, x1 माइनस मीन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस मीन होल स्क्वायर प्लस सो ऑन xn माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस केस में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। जैसे मेरे पास डेविएशंस कितने आ गए, x1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस म्यू स्क्वायर, x3 माइनस म्यू स्क्वायर अप टू xn माइनस म्यू स्क्वायर। अब हम इस केस में क्या करें, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, देन डिवाइड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं एक्चुअली, बट एक्चुअली ये क्या है, एक तरह से एवरेज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर फॉर्मूला की ऊपर फोकस करें तो हम न्यूमरेटर में क्या करें, सारे डेविएशंस पहले कि हम क्या करें, डेविएशन ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन का, x1 माइनस मीन स्क्वायर प्लस x2 माइनस मीन स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, प्लस सो ऑन xn माइनस मीन स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ओके। सैंपल वेरिएंस में एक डिफरेंस ये है कि x बार हमारा क्या है, सैंपल मीन है, मीन ऑफ दैट डेटा सेट, ओके, ठीक है। म्यू पॉपुलेशन मीन था, वो मीन ऑफ पॉपुलेशन डेटा सेट का था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एस स्क्वायर हमारा क्या हो गया, x1 माइनस x बार स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार स्क्वायर प्लस अप टू xn माइनस x बार स्क्वायर। न्यूमरेटर का काम सेम है, पॉपुलेशन वेरिएंस सैंपल वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस में एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, डिनोमिनेटर में हम n माइनस 1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस 1। पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में क्या था,
समेशन न्यूमरेटर पार्ट का समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि सैंपल वेरिएंस में हमने n-1 यूज कर रहे हैं। रीजन इसके पीछे क्या, वो सारा चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, इस स्टैट्स 1 के फाउंडेशन कोर्स में नहीं है। एटलीस्ट अभी हम बस फार्मूला पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट करने का नोटेशन एक्चुअली सिग्मा स्क्वायर है, सैंपल वेरिएंस के लिए एस स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि न्यूमरेटर इज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन। पॉपुलेशन के केस में मैंने पॉपुलेशन मीन लिया था, सैंपल के केस में हमने सैंपल मीन डिस्कस किया था, ठीक है। डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटिंग पॉपुलेशन वेरिएंस इज एन, एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जबकि सैंपल वेरिएंस के केस में n-1, ठीक है। अब हम यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप इस डेटा सेट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा सेट हमने पिछले लेक्चर में भी यूज किया था, मीन मीडियन मोड को समझने के लिए। सेम डेटा सेट को सेम चीज़ें हमने मीडियन मोड के लिए किया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास सारे ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3, x4 अप टू x10, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सैंपल मीन को कैलकुलेट करते हैं जो कि x बार, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला से देखेंगे, अगर फॉर्मूला याद होगा तो हमें क्या देखते हैं, xi माइनस x बार। x बार यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे x बार क्या था 59, ठीक है। तो ये हमारा क्या है xi, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं इस कॉलम में, xi माइनस x बार। तो xi क्या है, अभी इसको हम समझ सकते हैं क्या, x1, ये क्या x2, ये क्या x3, ये क्या x4 अप टू x10। अब हम x1 माइनस x बार तो क्या हो जाएगा 68 माइनस 59, फिर 79 माइनस 59, 38 माइनस 59, 68 माइनस 59 अप टू 66 माइनस 59, ओके। समेशन ऑफ अगर इस कॉलम के हर ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, बट जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा, हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है डेविएशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 81 है, तो ये xi माइनस x बार क्या 81 है, तो ये क्या 9 स्क्वायर, सिमिलरली 20 स्क्वायर, सिमिलरली माइनस 21 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव वैल्यू देता है, मीन्स माइनस 21 इंटू माइनस 21 क्या हो जाएगा 441, ठीक है। सिमिलरली 9 स्क्वायर अप टू माइनस, तो ये क्या दे रहा है 1898 क्या है, समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर i 1 to 10, ओके। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या था, हमें पता होता है कि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। बस एक डिफरेंस है पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस के फॉर्मूला में, जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इन केस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। सैंपल वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं, n-1 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये हम पॉपुलेशन की वेरिएंस के केस में n से डिवाइड करेंगे 10 से, और इस केस में n-1 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा पॉपुलेशन वेरिएंस वैल्यू, ये हो जाएगा सैंपल वेरिएंस वैल्यू, ओके। अब हम सेम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे गूगल शीट में, ओके। तो अगर गूगल शीट में देखा जाए तो ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, हाईलाइटेड कॉलम, ये हमारे पास डेटा सेट है। अब हम पॉपुलेशन वेरिएंस निकालते कैसे, अगर आप फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है, गूगल शीट में एक फॉर्मूला है वेयर पी वेरिएंस, पी मीन्स पॉपुलेशन वेरिएंस, और डेटा सेट को सेलेक्ट करें तो ये हमें डायरेक्ट पॉपुलेशन वेरिएंस की वैल्यू देता है। हम सेम चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करेंगे विद द फॉर्मूला। अब हमारे पास ये डेटा सेट है, ये मीन था, तो हमारे पास स्क्वायर डेविएशन हमने निकाला, ठीक है, ये कॉलम स्क्वायर डेविएशन निकाला 81, 400, 441, 81, 576, ये एक्चुअली सेम है इस चीज़ के 81, 400, 441, 81, 576, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1898 क्या है, इसका सम है, ठीक है, इस पूरे कॉलम का सम है। अब हमें क्या पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए क्या होता है, समेशन आई मीन न्यूमरेटर पार्ट, ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 189.8, 189.8 दोनों सेम है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ठीक है
अब सैंपल वेरिएंस के केस में क्या होता है, फंक्शन होता है गूगल शीट में var.s मीन्स सैंपल, var स्टैंड फॉर वेरिएंस, s सैंपल। तो var.s सैंपल वेरिएंस और डेटा सेट सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, तो हमारा सैंपल वेरिएंस आ जाएगा जो कि सेम है 2110.88 के, जो हमारी स्लाइड में है। अब हम सेम चीज को गूगल शीट आई मीन फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे, तो समेशन क्या है, न्यूमरेटर पर 1898 डिवाइड बाई 9, क्योंकि सैंपल वेरिएंस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो वैल्यू है हाईलाइटेड वन, दोनों सेम आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला या फिर जो मैनुअल चीज़ है, स्क्वायर डेविएशन निकाल के समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन केस में, सैंपल केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएंगी। अब हम देखेंगे कि एडिंग अ कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मीन के केस में हमने देखा था, जैसे मेरे पास ऑब्जर्वेशन है x1 अप टू xn, ओके, y1 yi क्या हो जाएगा, xi प्लस सी, ठीक है। इस केस में हमने देखा था y बार इक्वल टू क्या होगा, x बार प्लस सी, ये हमने मीन के केस में देख रखा है ऑलरेडी। व्हाट अबाउट वेरिएंस पार्ट, ठीक है। तो वेरिएंस हमारा न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, y1 क्या होगा, x1 प्लस सी, y2 क्या होगा, x2 प्लस सी अप टू yn क्या हो जाएगा, xn प्लस सी। मैं एक वेरिएंस के फॉर्मूले जाता हूँ, पॉपुलेशन वेरिएंस के, सेम चीज वैलिड होगा सैंपल वेरिएंस के। तो 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n yi माइनस y बार स्क्वायर होगा। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये न्यू वेरिएंस मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ओल्ड वेरिएंस क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज के हिसाब से 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। हमें मेनली इस पार्ट पे फोकस करना है, न्यूमरेटर पार्ट पे, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n yi क्या है, अगर हम देखेंगे yi हमारा क्या है, xi प्लस सी, y बार क्या है, x बार प्लस सी होल स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बार माइनस सी होल स्क्वायर, सी कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास आया समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ओके। अब हम सेम चीज को, हमारे पास क्या हो गया, ये किस चीज की वैल्यू है, समेशन ऑफ yi माइनस y बार होल स्क्वायर। इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, क्योंकि समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर हमारे किसके सेम आ गया, समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर की। तो अब ये क्या है, ओल्ड वेरिएंस है, ठीक है। ओल्ड वेरिएंस मीन्स वेरिएंस ऑफ द ओल्ड ऑब्जर्वेशन, जो कि इसके सेम है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि न्यू वेरिएंस जो था 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n yi माइनस y बार होल स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया, ये किसके सेम आया, 1/n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो मैं ये कहूँगा कि न्यू वेरिएंस जो है ये सेम है ओल्ड वेरिएंस के। मीन्स अगर मैं किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ इन केस ऑफ वेरिएंस में, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा इफ yi इक्वल टू एक्स आई प्लस सी, सी हमारा क्या कांस्टेंट है, +4 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, ओल्ड वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमने जो इस डेटा सेट को हमेशा यूज किया है, तो 68, 79, 38, 68, 35, 70, 61, 47, 58, 66, ये मार्क्स है 10 स्टूडेंट्स के। इनका सैंपल वेरिएंस हमने देखा था 2110.88। एक और चीज़ इस केस में यहाँ पे n की जगह मैं n-1 भी कर सकता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि ओल्ड वेरिएंस इक्वल टू न्यू वेरिएंस मीन्स उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओके। अब इस केस में हमने देखा, अभी हमने कैलकुलेट किया था लास्ट स्लाइड में, इसका सैंपल वेरिएंस की वैल्यू 2110.88 है। अब टीचर ने, जैसा कि हमने डिस्कस कर चुका है, टीचर ने डिसाइड किया कि 5 मार्क्स जो है हमें ऐड करना है हर एक स्टूडेंट्स को,
फिर हम देखेंगे कि वेरिएंस में क्या प्रभाव आ रहा है, कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हमारी थियरी यहाँ पे प्रूव हो रही है कि नहीं, जो हमने देखा है न्यू वेरिएंस इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस की। तो हमारे पास पहली बात, अगर मैं 5 ऐड करूँ तो मेरे पास न्यू डेटा सेट क्या हो जाएगा, 68 क्या हो जाएगा, 73, 79 हो जाएगा 84, इसी तरह 66 क्या हो जाएगा, 71। अब हम करेंगे क्या, इसका सैंपल वेरिएंस निकालेंगे इस न्यू डेटा सेट का। फिर हम देखेंगे कि दोनों सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। फिर हमने देखा कि इस न्यू डेटा सेट का भी सैंपल वेरिएंस सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एडिंग अ कांस्टेंट डजंट चेंज वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट, हेंस इट इज द सेम। ओके, क्योंकि ओल्ड वेरिएंस ओल्ड डेटा सेट का वेरिएंस कितना था, 2110.88। मैंने 5 ऐड किया हर एक ऑब्जर्वेशंस के लिए, फिर मुझे वेरिएंस मिला न्यू डेटा सेट का जो कि 210.88 आया, जो कि दोनों सेम है। और इसको हमने थियोरेटिकली भी प्रूव किया कि न्यू वेरिएंस इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस, मीन्स एक कांस्टेंट को ऐड करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेम चीज को हम देखेंगे गूगल शीट से। अगर ये हमारे पास क्या है, ओल्ड डेटा सेट है, ठीक है, ये एडिंग अ कांस्टेंट मतलब 5 ऐड करके हर एक ऑब्जर्वेशंस को मेरा क्या आया, ये ऑब्जर्वेशन है 73, 84, ये हाईलाइटेड कॉलम है। इस केस में अगर मैं सैंपल वेरिएंस निकालूं var डॉट एस, ठीक है, और मैं कॉल ऑब्जर्वेशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2110.88, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस केस में निकालूं var डॉट पॉपुलेशन के केस में, वन 189.8, आप देख सकते हैं कि दोनों केस में वेरिएंस सेम है। चाहे इस बी कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल डेटा, सी कॉलम रिप्रेजेंट करता है एडिंग कांस्टेंट। दोनों के केस में पॉपुलेशन वेरिएंस भी सेम है, सैंपल वेरिएंस भी सेम है। तो यहाँ से हमारा इजीली वेरीफाई हो गया कि एडिंग अ कांस्टेंट डजंट चेंज द वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट। ओके, अब हम देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है कि मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट। मीन के केस में क्या था हमारा, हर वाई आई क्या था, एक्स आई टाइम्स सी था, तो वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स बार टाइम्स सी। अब हम वेरिएंस के लिए देखेंगे, तो वेरिएंस क्या हो गया, 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n, न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये हमारा न्यू वेरिएंस। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n, वाई आई क्या है, एक्स आई प्लस सी, वाई बार क्या होगा, नॉट प्लस सी इंटू सी, क्योंकि हम मल्टीप्लाइंग बाई अ कांस्टेंट का केस देख रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू सी होल स्क्वायर, 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n। अगर हम देखें तो इस दोनों में से c कॉमन है, ठीक है, तो c कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब c स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के बाहर लाएंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n c स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इंटू 1/n समेसन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो क्या हो गया, सी स्क्वायर इंटू, ये अगर हम ध्यान से देखें तो वेरिएंस ऑफ ओल्ड डेटा सेट। तो यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे ही मैं एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा हर एक ऑब्जर्वेशन के, तो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टाइम्स मीन्स स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट इनटू वेरिएंस ऑफ ओल्ड डेटा सेट, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिराइव किया, ये न्यू वेरिएंस इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। ओके, अब हम सेम चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सेम हम एक एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। इस केस में जैसा कि हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ सैंपल वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सेट इज 210.88 है, ठीक है। अब जैसा कि हमने सेम सिनेरियो लिया था कि टीचर ने क्या डिसाइड किया कि मार्क्स को स्केल डाउन करने के लिए 40% का मतलब हमारा सी क्या हो जाएगा, 0.4। हमें 0.4 से हर एक ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, तो हम हर एक ऑब्जर्वेशंस को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास ये न्यू डेटा सेट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में मीन ऑफ न्यू डेटा सेट निकालें, क्योंकि हम फॉर्मूला पे जाएंगे। अगर आप न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा, 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। चूंकि हम सैंपल वेरिएंस की बात करें तो 1/n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये न्यू मीन हो गया, मीन ऑफ न्यू डेटा सेट हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस केस में देखें, इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1 समेशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास आ रहा है जो सैंपल वेरिएंस ऑफ न्यू डेटा सेट क्या आ रहा है, 33.74। ये क्या है, किसके इक्वल है, सी स्क्वायर। सी हमारा क्या है, 0.4 स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। ओके, हम इसको गूगल शीट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा पास कॉलम डी क्या है, जब मैं कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करूंगा वो सारा डेटा सेट आ जाएगा 27.2, 31.6। इस केस में अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करूं, सॉरी सैंपल वेरिएंस निकालूं, जो कि फंक्शन है वाई डॉट एस, ओके, 33.74 के, ओके 33.74। तो 33.74 किसके इक्वल है, 33.74 किसके इक्वल है, 0.4 स्क्वायर इंटू हमारा पुराना वेरिएंस जो कि सेम आ गया। तो ये क्या हो गया कि 33.74 क्या है, जब मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और वेरिएंस निकाला, ठीक है। अब इस स्लाइड में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन 303.68, ये कॉलम जी है। कॉलम जी क्या हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम मीन निकाला गया, न्यू डेटा सेट का निकाला गया, ठीक है। न्यू डेटा सेट मतलब इस, मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने मल्टीप्लाई किया उस केस में। मीन्स इस कॉलम डी हर एक ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हैं, ये कहाँ से आएगा, कॉलम डी हर एक ऑब्जर्वेशंस माइनस इस कॉलम मीन, न्यू मीन था 23.6, ओके। अब हम इस केस में, ये हमारे पास डेविएशन आया, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। तो इस केस में एक हमें वो फिक्स मीन फिक्स करना होता है, सो दैट कि वो आगे की वैल्यूज को ना कंसीडर करें। पहले हमें मीन फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम डॉलर की साइन से फिक्स करते हैं। अगर हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारे पास डेविएशंस आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर डेविएशन निकालना है। तो स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर डेविएशन आ गया। जैसा कि हम कॉलम जी और कॉलम एच को देख सकते हैं, दोनों सेम है। तो सैंपल वेरिएंस इस केस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर डेविएशन, तो इस केस में हो जाएगा ये 303.68, ओके। तो 303.68 डिवाइड बाई सैंपल वेरिएंस ये हो जाएगा हमारा 9। तो ये किसके सेम है, इसके सेम है। हम दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला और डायरेक्ट कमांड जो कि यूज करते हैं गूगल शीट के। ओके, सो नेक्स्ट थिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन। पहली चीज, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत क्या पड़ी और ये डिफाइन कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के बाद आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस होता है, ओके। तो ये पहली बात, हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि सपोज मेरे पास डेटा सेट, ये जो मार्क्स का डेटा सेट है, ठीक है, ये मार्क्स का डेटा सेट है। सपोज इन केस ये मार्क्स की जगह वेट ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, ये वेट ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, 68 किलोग्राम, 79 किलोग्राम, 38, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बट मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अप टू 66 किलोग्राम ये वेट दिया हुआ 10 स्टूडेंट्स का। इस केस में मीन, अगर मैं मीन निकालूं, ओके, तो मीन क्या था हमारा, आई थिंक क्रॉस चेक कर सकते हैं, मीन इस केस में था हमारा 59, ओके। तो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, 59 किलोग्राम।
किलोग्राम इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी यूनिट है। जब भी हम न्यूमेरिकल मेजर्स की बात करते हैं, मेजर्स की बात करते हैं, उस डेटा सेट पे कुछ न कुछ यूनिट होगी, ठीक है? उस यूनिट के लिए उस यूनिट को कंसीडर करते हुए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिफाइन किया। क्योंकि सेम चीज़ अगर हम देखेंगे वेरिएंस के केस में, तो वेरिएंस हमारा क्या डिफाइन होता है? 1/n-1 सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला ले रहा हूँ, समेशन i = 1 to n xi - x बार होल स्क्वायर। इस केस में क्या है? ये भी किलोग्राम में यूनिट्स दिया हुआ ओरिजिनल, ये भी किलोग्राम में दिया हुआ है। किलोग्राम माइनस किलोग्राम लाइक यूनिट, वैल्यूज नहीं, यूनिट। तो वेरिएंस किस में आएगा? वेरिएंस की यूनिट किस में आएगी? किलोग्राम स्क्वायर में होगी। अब वेरिएबिलिटी जो हमने वेरिएबिलिटी फाइंड की है वो किलोग्राम स्क्वायर में है, ओरिजिनल डेटा किलोग्राम में था, तो वो कंपैरिजन सेम यूनिट करने के लिए, कंपैरिजन बिठाने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डिफाइन करते हैं। तो इसके फॉर एग्जांपल अगर वेरिएंस हमारा आ गया, लेट्स एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो 100 किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 किलोग्राम स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा? 10 किलोग्राम, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो यूनिट है ये सेम है ओरिजिनल यूनिट के। ये 100 किलोग्राम स्क्वायर एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने एज्यूम करी। सो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी? एस एज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल वेरिएंस। ये सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला है। जैसा कि हमने डिस्कस किया सेम चीज, सैंपल वेरिएंस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इफ ओरिजिनल वेरिएबल। जैसे ओरिजिनल वेरिएबल किलोग्राम में था, तो वेरिएंस किस में आएगा? किलोग्राम में, किलोग्राम स्क्वायर में आएगा। अगर हमें उसको यूनिट सेम यूनिट में करना है तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा वो किलोग्राम स्क्वायर किलोग्राम में बन जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि भाई एडिंग अ कांस्टेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन में हमने देखा था कि वाई आई, अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन से वाई आई इक्वल टू एक्स आई प्लस सी, तो वाई बार क्या होता था? एक्स बार प्लस सी। वेरिएंस के केस में हमने देखा कि भाई न्यू वेरिएंस इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस। फॉर एग्जांपल ये क्या? न्यू वेरिएंस मींस वेरिएंस ऑफ वाई, ये क्या? वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, अब इस केस में क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन केस में क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट। अब इस दो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूं, ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और सॉरी ये वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जब भी कांस्टेंट को ऐड करना हर एक ऑब्जर्वेशंस में, वेरिएंस की तरह भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू डेटा सेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओल्ड डेटा सेट। ये हमने देखा था, ठीक है? न्यू वेरिएंस इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस, तो इस आ जाएगा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि अब ये हमारा सैंपल वेरिएंस है किसका? न्यू सॉरी ओल्ड डेटा सेट का, ठीक है? 5 ऐड करा हमने, तो वेरिएंस क्या आया था? 110.88। दोनों केस में क्या है? सैंपल वेरिएंस सेम है। तो जैसे ही मैं स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओल्ड वेरिएंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू वेरिएंस, क्या आ जाएगा? 14.522। तो ये 14.522 सेम हो जाएगा 14.522 के, क्योंकि अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, ओल्ड वेरिएंस क्या है यहाँ पे? ये है 14.522 और ये ब्लू कलर है न्यू डेटा सेट के लिए, ठीक है? ये अगेन है 14.522। ये दोनों सेम है, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो मैं सेम इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ कि एडिंग अ कांस्टेंट डजंट चेंज द वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा सेट। सेम चीज को हम गूगल शीट से देखने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एडिंग अ कांस्टेंट, अब हमारे पास ओल्ड डेटा सेट था, एडिंग अ कांस्टेंट करने के बाद हमारा न्यू डेटा सेट हो गया कॉलम सी, ठीक है? तो कॉलम सी पे अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? 14.522, जो कि सेम है
ओल्ड वेरिएंस ओल्ड डेटा सेट का स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। तो यहाँ से ये हाईलाइटेड देख सकते हैं कि एडिंग कांस्टेंट पे कोई एडिंग कांस्टेंट से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट। मीन के केस में मैं हमेशा मीन के एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि उसका यूज हुआ है वेरिएंस के केस में भी। वाई आई क्या था, एक्स आई प्लस सी, वाई बार क्या था, एक्स बार प्लस सी। ओके, अब हमारी अगर आपने वेरिएंस के केस में अगर याद होगा तो मेरा अगर मैं मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट करूं, ये एडिंग अ कांस्टेंट है। एडिंग कांस्टेंट केस में न्यू वेरिएंस क्या था, ओल्ड वेरिएंस। इसी तरह न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू सी। हमने देखा था कि न्यू वेरिएंस जो था क्या था, सी स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। फाइन, अब हमने देखा था, अब हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूं, न्यू वेरिएंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस, हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस क्या मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सी स्क्वायर सी टाइम्स क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये टाइम्स है। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि जब भी मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में तो क्या होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सी टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू आई एम राइटिंग एच डी फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या हो जाएगा, सी इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये क्या है, ओल्ड वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट कितना था, हमने पिछले डेटा सेट से देखा था 14.522, ये हो गया ओल्ड वेरिएंस। अब एक्चुअली हमें करना क्या, हम जो भी हमारे पास मार्क्स है उसको स्केल डाउन कर रहे हैं 40% की, तो सी की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। ओके, ये हमारा सी है। हमें अब वेरीफाई क्या करना है कि 0.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मीन्स 68 इंटू 0.4 कितना हो गया, 27.2, 79 इंटू 0.4 कितना हो गया, 31.6, इसी तरह 66.4 कितना हो गया, 26.4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो मेरे पास न्यू डेटा सेट आया, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो c इंटू इसके इक्वल होना चाहिए। फाइन, अब इस केस में हमारा हम वेरिएंस के थ्रू भी जा सकते हैं, तो वेरिएंस कितना है, पहली बात सॉरी नॉट वेरिएंस, यहाँ पे हम वेरिएंस के थ्रू भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन दिया 303.68, तो इस केस में हमारा वेरिएंस क्या हो गया, 33.74। ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 33.74, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 5.808। अब हम यहाँ से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ये 5.808 क्या है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, तो ये न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, c जो कि 0.4 इंटू 14.522 जो कि ओल्ड वेरिएंस सॉरी ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको हम गूगल शीट के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, वहां पे वेरीफाई करते हैं। अब ये कॉलम क्या है, डी कॉलम, कि जैसे ही मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हमारे पास कॉलम डी आ गया। इस केस में हम वेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सॉरी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट कमांड लगा रहा हूँ, उसको हम फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई n-1 मीन्स 9, उसको हम वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं 5.80, अब यहाँ पे हम देखें क्या है, 5.808 आया। अब हम इस 5.808 को वेरीफाई करेंगे कि ये कांस्टेंट इनटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है कि नहीं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है, 0.4 इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है,
14.5 टू 5.80। तो अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों सेम आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू C टाइम्स ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस पूरे इस पूरे लेक्चर में हमने क्या देखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। वो हमें क्या बताता था, एक डेटा सेट का एक सेंटर पॉइंट बताता था। बट डिस्पर्सन में क्या है कि अब जैसे मैंने एग्जांपल से जो शुरू किया था हमने 3 3 3 3 1 2 3 4 5, इन दोनों के केस में हमारा मीन मीडियन दोनों सेम था, 3 था। इस दोनों से हम एक पहला इंटरप्रिटेशन ये कह सकते हैं कि दोनों डेटा सेट सेम है, बट डेटा सेट काफी डिफरेंट है। उस डिफरेंस को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने के लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की जरूरत पड़ी, जो कि हमने देखा रेंज, वेरिएंस, अंडर वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, और फिर इम्पैक्ट ऑफ एक कांस्टेंट को ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं तो क्या प्रभाव पड़ता है हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में। ओके, रेंज हमने देखा क्या इंक्लूड करता है, कैसे डिफाइन होता है, मैक्स माइनस मिनिमम। रेंज जैसा कि हमने मीन के केस में देखा था कि एक अगर सेंसिटिव एक्सट्रीम वैल्यूज है या फिर आउटलायर्स हैं, तो मीन काफी सेंसिटिव होता था, राइट, मीन में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता था। सिमिलरली इफेक्ट हो रहा है रेंज के केस में, रेंज भी सेंसिटिव होता है आउटलायर्स, क्योंकि रेंज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को ले रहा है, या तो लाइक मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और आउटलायर्स भी उधर ही होता है, लाइक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से बहुत दूर होता है। ठीक है, फिर हमने देखा वेरिएंस, वेरिएंस के अंदर पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है xi माइनस मीन स्क्वायर। सैंपल वेरिएंस केस में 1/n-1 करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट सेम होता है इसकी तरह। n-1 ये रीजन हम आगे के कोर्स में देखेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स को सेम रखने के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हमने लिया था। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पे हमने देखा था कि कांस्टेंट का अगर उस कांस्टेंट को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ या मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई मतलब लेट से मैंने कर दिया कि जैसा कि हमने 40% लिया तो क्या हो जाएगा 0.4, ठीक है, तो वो 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डिवाइड का मतलब मैंने कह दिया हाफ करना है, मीन्स 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब अब इस तरह से वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने इस लेक्चर में कवर किया था। हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे परसेंटाइल एंड। थैंक यू।